जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो तो कृपा करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स पे कि नरेंद्र दास मोदी जी इतने ज्यादा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं, कुटिल राजनीतिज्ञ हैं, तो ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं? और अगर ये गलतियां जानबूझ के कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक गुजराती राजनीतिज्ञ से ये अपेक्षा करना कि वो राजनीतिक गलती करेगा, ये मुझे समझ में आ नहीं रहा। चलिए, एक गलती हुई तो उसमें उनका जितना दोष था उससे ज्यादा उनके समर्थकों का दोष था, अमित मालवीय का दोष था, और उसमें मोदी जी कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उसमें तो मैं मोदी जी को कोई दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने और व्हाट्सएप ग्रुप्स ने, जिसके बारे में अमित शाह ने एक बार कहा भी था, हमारे पास इतने करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और एक एक हमारा आरएसएस का मेंबर 20-20 व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेंबर है और 100-100 सदस्य हैं, तो करोड़ों लोग तो हमारी पहुंच है। और हम झूठ को इतना लंबा पहुंचा देंगे और जन जन तक पहुंचा देंगे कि लोग फिर सत्य पे विश्वास करना छोड़ देंगे और असत्य में वो जयते भारत का लोगो हो जाएगा। चलिए, उसमें तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि अभी तक 11 साल से सफलता मिल रही थी। अब ये नाश हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी वालों के हिसाब से, कि ग्रोक ने बेड़ा गर्क कर दिया। और आज की तारीख में अमित मालवीय के साथ सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई है कि जो उन्होंने झूठ फैलाया था उसके जवाब में जो ग्रोक सच्चाई बता रहा है उसको कैसे निगले और अपने झूठ को कैसे बचाए। और ये धर्म संकट भक्तों के समूह में भी हो गया। लेकिन इसमें मोदी जी की देखिए बहुत ज्यादा गलती नहीं है। वो क्या करें भाई, असत्य का एक प्रचार, ये तो जर्मनी में भी हुआ था, ये श्रीलंका में भी हुआ था, ये इटली में भी हुआ था। और जो झूठ के ही आधार पे इस प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं और सत्य में लेकिन आखिर में जीत होती है। तो मुझे लगता है अब कुछ ऐसा लग रहा है कि हम लोग सत्य के जीतने का समय आ गया है। लेकिन जो मेरा मुख्य मुद्दा है, जो असली मुद्दा है, जहां मुझे लग रहा है कि मोदी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा। एक बिहार के अंदर, एक आंध्र प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई, वो सोची समझी रणनीति है या कोई गलती है? क्योंकि यह बात देखिए बिल्कुल सही है, पंजाब के अंदर अकाली दल आज के तारीख में डी रिकॉग्नाइज होने की स्थिति में है, खत्म हो गई वो पार्टी। उसके अंदर इतना ज्यादा मतभेद हो गया प्रकाश सिंह बादल जी के जाने के बाद, जिनके पैर छुआ करते थे मोदी जी, कि उनके बेटे आज के तारीख में उनके खिलाफी विरोध बुलंद हो गया है और वो अपनी पार्टी को बचाने में करीब करीब असमर्थ हो गए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर इतनी ताकतवर पार्टी थी, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, 25-30% उसके पास हुआ करते थे वोट्स। आज के तारीख में वो पार्टी भी बिल्कुल सिमट गई, खत्म हो गई। और असेंबली के अंदर एक कैंडिडेट और पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, तो वो भी करीब करीब खात्मे की स्थिति में है। और अगर उसको नहीं संभाला भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहन मायावती ने नहीं संभाला, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं संभाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ दिखाकर उनका जितना उपयोग करना था वो तो कर लिया। लेकिन आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी करीब करीब खत्म हो गई, वो भी अब डी रिकॉग्नाइज होने की स्थिति में आ गई। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की, माने वो पार्टी जो चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और क्या कद काठी और क्या उनका एक बुलंदगी हुआ करती थी, जलवा हुआ करता था। आज की तारीख में इंडियन नेशनल लोक दल भी इंडियन बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। अब ये तो चलिए हो गया, और इसके बावजूद अगर जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी उनका समर्थन करते रहे और वो भी खत्म ना हो जाए, यही असली मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खत्म कर रही है, इन तीन पार्टीज को। और ऐसा उनको कहने करने के लिए भी नहीं कह रही है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दिखें और भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट बटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिहार की। देखिए, बिहार के अंदर यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड अब अपने आईसीयू में है।
और उसके कारण कई हैं। यह है कि जनता दल यूनाइटेड का एकमात्र नेता जो वहां पे बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है वो नीतीश कुमार है, और विशेष तौर पर कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, अति पिछड़े और अति दलित और कुछ मुसलमान, ये जेडीयू के साथ हैं। मुसलमान और यादव तेजस्वी यादव के साथ हैं, और सवर्ण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्योंकि ये वर्ग जेडीयू के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग है, और ऐसा वर्ग है जो कि जेडीयू से, आरजेडी से भी नहीं जाना चाहता, और वो बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जेडीयू के साथ जाने में उसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी तक सेकुलर इमेज नीतीश कुमार ने बना के रखी थी, और शराबबंदी की थी, उसका भी फायदा उनको मिला था। महिलाओं के वोट बहुत ज्यादा मिले थे, तो एक महिलाओं का वोट बैंक भी नीतीश कुमार के साथ था। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार को आज बिहार के अंदर स्थिति में पहुंचा दिया गया है, या नीतीश कुमार खुद पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है, क्यों पहुंचाया है, यही मुझे समझने में असमर्थता हो रही है। देखिए, नंबर एक, यह बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया, भाई राष्ट्रगान का अपमान, ये तो भारत के चौथी क्लास के बच्चे को भी पता है कि जब राष्ट्रगान बजता है तो आपको सीधे खड़ा होना है, सावधान मुद्रा में खड़ा होना है, मूवमेंट नहीं करना है। और नीतीश कुमार ने वो किया। बगल वाले को उन्होंने टोका बार बार, फिर प्रणाम किया, नमस्कार किया, जबकि बगल वाले उन्हें बार बार कह रहे थे कि भाई सीधे खड़े हो, ये समय वो नहीं है कि आप इस तरह की बातें करो। तो ये नीतीश कुमार ने जानबूझ के किया होगा या अनजाने में हुआ होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसका माने उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो जो अपेक्षित है वो करने में असमर्थ है। और ऐसी मानसिक स्थिति के आदमी को एज ए चीफ मिनिस्टर अगर कैरी ऑन करती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है? और अगर नीतीश कुमार साफ छछूदर वाली स्थिति हो गई, न निगलते बने न उगलते बने, अगर उन्हें हटाती है तो भी मुश्किल होता है, और रखती है तो भी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर जेडीयू खत्म होती है तो जेडीयू मानी बात है दो भागों में चली जाएगी। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस और आरजेडी में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में नॉर्मली वो लोग जाएंगे जो सवर्ण वोटों पे डिपेंडेंट हैं, और जो आरजेडी के पास जाएंगे वो मुसलमान होंगे, वो यादव होंगे। और कांग्रेस के पास वो जाएंगे जो जेडीयू में है, ना बीजेपी में जाना चाहते हैं ना आरजेडी में जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस में। तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। अच्छा, फिर जेडीयू को एक जगह और भारतीय जनता पार्टी ने फंसा दिया है, वो वक्फ बिल पे फंसा दिया है। भाई एक तो उनकी मानसिक स्थिति, अच्छा मानसिक स्थिति के बारे में एक साइकियाट्रिस्ट से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये जो बीमारी होती है जिसमें आदमी किसी को भी छूने लगता है, उसके पैर छूने लगता है, उसका व्यवहार कभी बच्चों जैसा हो जाता है, कभी बूढ़ों जैसा हो जाता है, कभी जवान जैसा हो जाता है, ये एक मानसिक विकार है जिसमें जो ब्रेन सेल्स है वो डेड होने लगते हैं। और कई इस प्रकार की बड़ी दुखद स्थिति होती है ऐसे पेशेंट्स की, जो अपनी उम्र को भूल जाते हैं और अपने बच्चों को ही बाप समझने लगते हैं, या अपनी बहू को मां समझने लगते हैं, उनके पैर छूने लगते हैं। अगर ये परिस्थिति है तो मेरे ख्याल से जांच होके माननीय नीतीश कुमार जी का, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनका इलाज होना चाहिए। और मानी बात है कि ऐसे व्यक्ति से हम कोई विरोध नहीं कर सकते, उनसे केवल संवेदना प्रकट कर सकते हैं और वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। लेकिन ये बीजेपी ये गलती क्यों कर रही है कि उनको कैरी ऑन कर रही है, उनके बेटे को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना रही, उनको हटा भी नहीं रही, और एक तरह से बदनाम होने दे रही है जेडीयू, जिसका फायदा आरजेडी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को हो रहा है। अच्छा, वक्फ बिल पे भी उन्होंने जेडीयू को फंसा दिया बुरी तरह से, क्योंकि मानी बात है कि जो मुसलमान वोटों में डिवीजन इसलिए होता था कि जेडीयू एक सेकुलर पार्टी है और नीतीश कुमार एक सेकुलर व्यक्ति है, उसकी वजह से आरजेडी को नुकसान होता था, जो भी डिवीजन होता था। अगर वक्फ बिल को लाया है, और मोदी जी को बात पता थी कि जब वक्फ बिल लाएंगे तो नीतीश कुमार के चंद्रबाबू नायडू के लिए परेशानी तो क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट नीतीश कुमार को मिला करता था और चंद्रबाबू नायडू को मिलता था। तो अगर ये वोट कंसोलिडेट हो गया, जिससे लग रहा है कि जमायते इस्लामी हिंद और बहुत सारी मुस्लिम संगठनों ने ये निर्णय ले लिया कि वो पूरी तरह से जेडीयू का बहिष्कार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में वो जा नहीं पाएंगे, इसका माने वो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन महागठबंधन की तरफ हो जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये बात नहीं पता है? अगर जेडीयू खत्म होती है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार पे डिपेंडेंट है, अगर जेडीयू खत्म होती है तो जेडीयू के खत्म होने का फायदा पूरा का पूरा आरजेडी और कांग्रेस के इसलिए होगा कि उसमें सवर्ण तो कम है, उसमें अति पिछड़े, अति मुसलमान ज्यादा हैं, जिसका जाने का, ट्रांसफर होने का फायदा
महागठबंधन को हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों होने दे रही है? और वक्फ बिल के माध्यम से उन्होंने मुस्लिम कंसोलिडेशन क्यों होने दिया? ये बिहार का इलेक्शन हो जाता, उसके बाद ये मसला उठाता, क्योंकि चलिए तेलुगु देशम को तो कोई अंतर नहीं पड़ता, अभी 4 साल उनकी सरकार को और बचे हुए हैं। लेकिन अगर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पहला झटका पिछले 6 महीने के अंदर असेंबली इलेक्शन में लगेगा, जिससे एक नेशनल मैसेज चला जाएगा कि अपोजिशन स्टॉप, विच बीजेपी कैन नॉट अफोर्ड। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 बड़ी शक्तियां हैं, टीडीपी है, वाईएसआर कांग्रेस है। पहले वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी के साथ थी, अब टीडीपी की सरकार है, वो बीजेपी के साथ है। जब ये डिलिमिटेशन का मसला आया तो डिलिमिटेशन के मसले में संयमित शब्दों में वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन रेड्डी ने भी इनडायरेक्टली ये कहा कि सीटें कम ना करें, हमारी इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, जो वास्तविकता में पर्याप्त नहीं है। उसकी वजह से सदर्न लॉबी जगन रेड्डी से भी खुश नहीं होगी। तेलुगु देशम पार्टी भी खुदा स्टैंड नहीं ले रही है और रोज अफवाहें उड़ रही है, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। इसका मतलब तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के डिलिमिटेशन का समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। और डिलिमिटेशन का संघर्ष करने का मतलब यह है कि जो तमिलनाडु के और केरला के और कर्नाटका के और बल्कि पंजाब के भी भगवंत मान भी वहां पहुंच गए, उन्होंने डिलिमिटेशन का विरोध इस आधार पर किया, अगर पॉपुलेशन के आधार पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाएंगे तो वो स्टेट्स जिनका अशिक्षा ज्यादा है और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है उनको फायदा हो जाएगा, और जिन्होंने डिसिप्लिन का पालन किया, फैमिली प्लानिंग का पालन किया, उनकी सीटें कम हो जाएगी और पॉलिटिकल वॉइस उनकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो सदर्न लॉबी के जो पूरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स मिले हैं उसमें अगर तेलुगु देशम पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती तो वो एक जो इमोशनल एलिमेंट है आंध्र प्रदेश का वो उनके हाथ से चला जाएगा। जगन मोहन रेड्डी के साथ भी ये समस्या, उनके भी सीबीआई और ईडी के केसेस में वो भी बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो जब तक बीजेपी की सरकार न गिरे, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के लिए भी और जेडीयू के लिए भी, कि अगर केस तो तभी खत्म हो जाएंगे जिस दिन सरकार बदल जाएगी, जिस दिन महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी, उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, पासा बिल्कुल पलट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी क्यों क्रिएट करना चाहती है तेलुगु देशम पार्टी के लिए? वहां भी वक्फ बिल का मसला बहुत ज्यादा है, वहां भी जितने मुसलमान हैं वो बहिष्कार करने की बात तेलुगु देशम पार्टी को कर रहे हैं। जो सदर्न स्टेट्स हैं और जो ये समझते हैं कि उनके हितों पे नॉर्थ डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है, वो भी सदर्न लॉबी के साथ है। उनको भी लगता है कि तेलुगु देशम पार्टी हमारा साथ न देकर सदर्न लॉबी के हितों की अनदेखी कर रही है। तो ये 2 ऐसे मुद्दे हैं, डिलिमिटेशन और वक्फ बिल, जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य और वहां पे वक्फ बिल, ये बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर माइनॉरिटी को कंसोलिडेट करके, सेकुलर वोट्स को कंसोलिडेट करके, जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में डिवाइड होते थे उसको पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव की तरफ भेजना, ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति है, अभी तक तो मुझे समझ में आया नहीं। अच्छा, इसके बाद जेडीयू अगर खत्म होगी तो मानी बात है, जैसे पहले मैंने बताया कि उसमें सवर्ण लोग तो कम है, हालांकि आज की तारीख में मिनिस्टर भी एक भूमियार हैं और जो उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी संजय झा साहब हैं। तो लल्लन सिंह हो या संजय झा, दोनों सवर्ण लॉबी से आते हैं, तो उनका तो हित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वही बिरादरी को संजय झा और लल्लन सिंह आते हैं। लेकिन जो बाकी उनका काडर है और बाकी जो वोट बैंक है वो सवर्ण लॉबी के साथ उतना ज्यादा कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा जितना अपने को आइडेंटिफाई करेगा वो कांग्रेस के साथ, जो अति पिछड़ी और अति दलितों की राजनीति कर रही है। यादवों की राजनीति नहीं बल्कि बाकी बचे हुए अति दलित और अति पिछड़ों के साथ कर रही है, और उनका गठबंधन। और क्योंकि आप जानते हैं कि सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम भी बिहार के अंदर बेसिकली अति पिछड़े अति दलितों को पे काम करती है, तो उधर कंसोलिडेट ज्यादा हो जाएगा। 15% लोग तो बीजेपी की तरफ जाएंगे और 85% लोग महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी इतने समझदार होने के बावजूद, इतनी राजनीतिक कुशलता होने के बावजूद इस प्रकार की गलती कर रहे हैं कि वो अपोजिशन वोट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं और वक्फ बिल को और ये जो डिलिमिटेशन का मुद्दा है इसको बिल्कुल हॉट टॉपिक बना के अपने सहयोगियों को, अपने बैसाखियों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? क्योंकि बैसाखियां अगर खतरे में पड़ गई
तो हमारी बात है, जो आदमी बैसाखी पे चल रहा है उसको भी बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग प्लीज विश्लेषण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो सच है या आपके दिमाग में क्या है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।